मेरे प्यारे साथियों एवं बच्चों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको इंटर 12th इतिहास विषय के जो दूसरा पाठ है, राजा, किसान और नगर, उसके अंतर्गत जो जनपद होते हैं, आज हम लोग जनपद के बारे में बात करेंगे, उसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जनपद क्या था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जनपद है वह एक पहले छोटे कबीले के रूप में हुआ करता था, फिर कबीले से ग्राम के रूप में विकसित हुआ, फिर ग्राम से जन के रूप में विकसित हुआ, फिर जन से जनपद बना और जनपद से महाजनपद बना। अर्थात महाजनपद तक आने में उसे एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। तो कहते हैं कि जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों का उदय हो चुका था और इन्हीं ही महाजनपद के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि महाजनपद क्या है। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाई को महाजनपद कहते थे। जो प्राचीन भारत में कोई राज्य हुआ करता था या जो प्रशासनिक इकाई थी, मतलब जहां से प्रशासन के द्वारा देख रेख किया जाता था, वैसा एक क्षेत्र या एरिया जहां से पूर्णतः देख रेख किया जा सकता था, उसे प्राचीन काल में प्राचीन भारत में महाजनपद के नाम से जाना गया। भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना जाता है। कहा गया है कि जो भारतीय इतिहास का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, यह एक परिवर्तन का काल माना गया। क्यों? क्योंकि इस समय बहुत ढेर सारी ऐसी घटनाएं हुई ऐतिहासिक रूप से जो हमारे भारत के लिए महत्वपूर्ण है और हम उससे बहुत ढेर सारी जानकारियां प्राप्त करके आज के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उस समय किस तरह की व्यवस्था थी और आज हम लोग किस तरह की व्यवस्था में जीते हैं। तो देखते हैं आगे। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न विचारधाराओं का जन्म हुआ। कहा जाता है कि ये जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय था, इस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इस तरह के और भी कई विचारधाराओं का जन्म हुआ, इसीलिए और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आगे और देखते हैं इसके बारे में। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र ग्रंथ से महाजनपदों के 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। इस समय का जो बौद्ध ग्रंथ था और जैन धर्म का जो ग्रंथ था, खास करके बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे अंगुत्तर निकाय, उससे और जैन धर्म के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे भगवती सूत्र, इन दोनों ग्रंथों से कहा जाता है कि महाजनपद के जो 16 जनपद थे, महाजनपद जो 16 गिने जाते हैं, इतिहास में पढ़े जाते हैं, वह दोनों किताबों में यानी दोनों पुस्तकों में वर्णित है, इसकी चर्चा की गई है। आगे देखते हैं। और यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, फिर भी बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे प्रायः नाम मिलते हैं। कहता है कि इस दोनों में बहुत ऐसे जनपद के नाम लिखे गए हैं जिसके बारे में समानता नहीं है, लेकिन बहुत हद तक जिनका मैंने अभी नाम पढ़ा, ये मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गांधार, अवंती, ये सब दोनों में चर्चा की गई, यानी इन जनपदों की चर्चा दोनों में की है। अब कुछ ऐसे जनपद हैं जिसकी चर्चा दोनों में नहीं की गई, फिर भी अधिकतर जनपद के नाम मिलते हैं, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो ये दोनों ग्रंथ थे, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन्हीं से महत्वपूर्ण रूप से 16 जनपदों के नाम के बारे में जानकारी मिलती है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों के लोहे के प्रयोग एवं सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जब ऋग्वेद के बाद
उत्तर वैदिक काल आया तो उसके बाद लोहे का विकास प्रमुख रूप से हुआ, और लोहे और सिक्के दोनों के बारे में, खास करके लोहे के बारे में। तो लोहे का जब विकास इस युग में हुआ तो बहुत ढेर सारे लोहे से अस्त्र शस्त्र, घरों में यूज करने वाली, प्रयोग करने वाली सामग्री, मतलब कहने का तात्पर्य है कि लोहा एक ऐसा तत्व मिला जिससे बहुत ढेर सारे क्षेत्रों में उसका उपयोग किया जा सकता था। जैसे अगर अब कृषि कार्य करना है तो उसमें भी उसकी ज़रूरत पड़ती थी, अगर युद्ध करना है तो उसमें भी उसकी ज़रूरत पड़ती थी, अगर बर्तन बनाने हैं तो उसमें भी उसकी उपयोगिता हो जाती थी। तो कह सकते हैं कि लोहा एक ऐसा चीज़ मिल गया उस समय जिससे आर्थिक उन्नति होने शुरू हो गई थी। तो इसलिए इस युग का लोहा सबसे महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में माना गया है। आगे देखते हैं, लिखा है कि अधिकांश महाजनपदों में राजा का शासन था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्य में कई लोगों का समूह भी शासन करता था। इस प्रकार व्यक्ति राजा या राजन कहलाता था। कहा जाता है कि जो इस समय अधिकांश महाजनपद जो थे उसमें राजा का ही शासन हुआ करता था। अधिकांश जनपद में राजा का शासन, लेकिन कुछ जनपद ऐसे भी थे जो संघ के रूप में कार्य करते थे या गण के रूप में कार्य करते थे। ये संघ और गण का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे भी राज्य थे, प्रांत थे, जहां पे लोग समूह में शासन किया करते थे। तो जनरली हम जब समान रूप से बात करेंगे, जहां पे वैसे क्षेत्रों की जहां पे राजा हुआ करते थे, तो एक राजा, बाकी सब प्रजा, यानी राजा ही देख रेख करता था पूरे राज्य का, विधि व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था, सभी प्रकार की बातों को वही मुख्य रूप से ख्याल रखता था। लेकिन जब समूह वाले शासन की व्यवस्था की हम बात करेंगे, जिसे गण या संघ के नाम से जाना जाता था, तो उसमें समूह के जितने भी सदस्य होते थे सब अपने आप को शासक समझते थे। तो इस प्रकार वहाँ या तो राजा कहलाता था या राजन कहा जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महाजनपद के रूप में जो प्राचीन भारतीय इतिहास में हमें जानकारी मिलती है, तो इसमें मूल रूप से अगर हम समझें तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। और उत्तर भारत में जब शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हो रही थी, तो उसी समय महाजनपद का जन्म हुआ, जो छोटे से कबीले से बढ़ते बढ़ते एक जन और जनपद होते हुए महाजनपद का रूप ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर कहा गया कि दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी, एक राजतंत्र की व्यवस्था थी, एक गणतंत्र की व्यवस्था थी। तो जहाँ शासक राजा होता था उसे राजतंत्र कहा जाता था, और जहाँ शासक गण या संघ के द्वारा होता था तो उसको गणतंत्र कहा जाता था। यह जो क्षेत्र था वह मूल रूप से, जो अभी हम बिहार के कुछ हिस्से और यूपी के जो कुछ हिस्से हैं, वहाँ पे मगध का एक क्षेत्र था, जो पटना गया का मूल क्षेत्र माना जाता है। तो वो मगध का जो क्षेत्र था वह कहता है जनपदों में सबसे बड़ा जनपद था। तो इसमें हम और कुछ चर्चा कर लेते हैं कि कुल जनपदों की संख्या कितनी है और इसकी राजधानी कहाँ है। तो हम थोड़ा सा चर्चा इस पर भी कर लेते हैं। तो कहा जाता है कि 16 जनपदों का नाम एवं राजधानी, जैसे मगध की राजधानी राजगिरी थी और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अंग था, उसकी राजधानी चंपा थी। बज्जी था, उसकी राजधानी वैशाली थी। काशी, उसकी राजधानी बनारस थी। चेदी, कौशल, उसकी राजधानी श्रावस्ती और साकेत थी। मल्ल, उसकी राजधानी कुशीनगर थी। वत्स, उसकी राजधानी कौशंबी थी। कुरु, उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पंचाल, उसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। सुरसेन, उसकी राजधानी मथुरा थी। चेदी, उसकी राजधानी सोस्तिवती थी। अवंती, उसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती थी। मत्स्य, उसकी राजधानी विराटनगर थी। अश्मक, उसकी राजधानी पोटली थी। कंबोज, उसकी राजधानी हाटक थी। और गांधार, उसकी राजधानी तक्षशिला थी।
अर्थात कुल 16 महाजनपदों की जो चर्चा की गई उसका मैंने आपको नाम सुझाया और उसकी राजधानी भी बताया। मतलब फिर से एक बार हम 16 महाजनपदों के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बता देते हैं कि मगध जो था वह एक बड़ा साम्राज्य था और इसके बारे में कहा जाता है कि सबसे शक्तिशाली भी था और इसकी राजधानी राजगिरी और पाटलिपुत्र दोनों थी। जो राजगिरी थी उसे आज वर्तमान समय में राजगीर के नाम से जाना जाता है और जो पाटलिपुत्र थी उसको आज पटना के नाम से जाना जाता है। इसका जो क्षेत्र था वह पटना का और गया का जो वर्तमान समय में क्षेत्र है वह आता है। दूसरा था अंग। अंग जो वर्तमान समय में अभी भागलपुर के आसपास का क्षेत्र माना जाता है, जिसकी राजधानी अंग प्रदेश की राजधानी चंपा थी। तीसरा था बज्जी, उसकी राजधानी वैशाली थी। जो तिरहुत वाला जो क्षेत्र है वहाँ के क्षेत्रों को इसके अंतर्गत माना जाता है और इसमें एक जगह था, एक संघ था जिसका नाम था लिच्छवी और यहाँ पे 8 संघों का यह समूह था जिसे बज्जी संघ के नाम से जाना जाता है। और यह तिरहुत वाला जो क्षेत्र है कहा जाता है कि सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना यहीं की गई थी विश्व में, इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये मैंने मगध, अंग और बज्जी जो मैंने बताया यह तीनों के तीनों बिहार में अवस्थित था। और हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में, तो कुल उत्तर प्रदेश बिहार में कुल 3 है, उत्तर प्रदेश में कुल 8 हैं। जैसे काशी जिसकी राजधानी बनारस थी, कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती और साकेत थी, मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर थी, वत्स जिसकी राजधानी कौशंबी थी, कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, सुरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी, चेदी जिसकी राजधानी सोत्तीमती थी। तो 8 उत्तर प्रदेश में महाजनपद थे और 3 बिहार में थे। तो 8 और 3 11। एक अवंती था जो मध्य प्रदेश में अवस्थित था और जिसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती थी। आपने वो बाहुबली सिनेमा देखा होगा जिसमें महिष्मती की चर्चा की गई है, वह यहीं का क्षेत्र की चर्चा की गई है। अगला तो आपने 3 बिहार के बारे में देखा, 8 यूपी के बारे में देखा और एक एमपी के बारे में। तो 8 3 11 1 12 नाम हो चुके हैं। एक मत्स्य था जो विराटनगर जयपुर राजस्थान के एरिया में पाया जाता है, अर्थात मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर थी। और एक अस्मक था जो दक्षिण भारत का पहला और इकलौता महाजनपद था जिसकी राजधानी पोटली थी जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा अर्थात हम कहें तो देश में 3 बिहार में, 8 उत्तर प्रदेश में, 1 मध्य प्रदेश में, 1 राजस्थान में और 1 आंध्र प्रदेश में। यह 14 महत्वपूर्ण थे जो भारत में पाए गए। और 2 क्षेत्र थे, कम्बोज जिसकी राजधानी हाटक थी, वह अफगानिस्तान में क्षेत्र में पड़ता था और उस समय भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। और एक था गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो अर्थात भारत में कुल 14 और भारत से बाहर वर्तमान समय में 2 महाजनपद की चर्चा की जाती है। अर्थात 16 महाजनपदों के नाम कभी कभी परीक्षा में इसकी राजधानी पूछ दिया करता है, इसीलिए मैं आपको खास करके इसके बारे में समय दे करके बताने का प्रयास किया। तो आपने आज देखा कि महाजनपद क्या है और कितने हैं और किस किताबों में इसकी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो इस पर मैंने आज चर्चा किया, इस पर मैंने विश्लेषण किया। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना धैर्य के साथ सुनने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को दूसरे दोस्तों के पास शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।